गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश की क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं और चैप्टर वाइज जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। अब ये जो क्लास है, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन चैप्टर 1 है हमारे पास वर्ब का। अब वर्ब्स में हमें किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? एक तो टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टेंसेस के अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडल्स का। तो हम आज मॉडल्स से ही इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मॉडल्स क्या होते हैं, आपने ऐसे वर्ड्स सुने होंगे हमारे पास, कैन, कुड, मे और माइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन सेकेंड फॉर्म कैन की कुड है, उसके बाद कैन की थर्ड फॉर्म हमारे पास कुड आ जाएगी। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैन का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? सकता हूँ और सकती हूँ। कि जिस वाक्य के अंत में सकता हूँ और सकती हूँ आ गया, वहाँ पर कैन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ही देखें तो कैन का इंग्लिश में मीनिंग हमारे पास आता है एबल टू, कि वह किसी काम को करने के लायक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बैग, वह इस बैग को उठा सकता है। यहां पर हमने क्या यूज किया है? एबल टू। अगर हम इस सेंटेंस को यहां पर ऐसे लिख देते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बैग। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है। वह इस बैग को उठाने के लायक है, वह इस बैग को उठा सकता है। तो अगर किसी सेंटेंस में एबल टू आया है तो कैन नहीं आएगा, अगर कैन आ गया है तो एबल टू हमारे पास नहीं आएगा। इंग्लिश में हमने इसका मीनिंग देख लिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम रब कर देते हैं। अब देखें, कैन और कुड, इनका यूज बेसिकली हम कहाँ पर करते हैं? ये जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है इसका यूज करते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में या फ्यूचर सिचुएशंस में। जब भी हम प्रेजेंट के बारे में बताएंगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म से बताएंगे, और अगर हमने पास्ट सेंटेंस के बारे में बताना है, पास्ट का मतलब क्या है? जो काम हो गया। जैसे अब हम यहां पर देखिए सेंटेंस की ही डैश कम टुडे, वह आज आ सकता है। और यहां पर सेम सेंटेंस लिख देते हैं, ही डैश कम यस्टरडे। यस्टरडे तो देखें टुडे यानी कि प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यस्टरडे है, यस्टरडे मीन्स पिछला कल, तो इसके लिए हमेशा हम सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे या थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मतलब पास्ट के लिए हमेशा कुड ही हम यूज़ करेंगे। इसका हिंदी में मीनिंग नहीं समझेंगे, हिंदी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में कैन का यूज़ करना है और पास्ट सिचुएशंस में कुड का यूज़ करना है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, अब इसी में ही हम करते हैं कैन का यूज़ और कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कैन एंड कुड। एक सेकेंड रुके। देखें, कैन एंड कुड, इन दोनों का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। तो जब भी हम किसी यूजुअल पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे, यूजुअल का मतलब क्या होता है? आम तौर पर। यूजुअल पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा कैन के साथ बताई जाती है। और अगर हमारे पास कोई रिमोट पॉसिबिलिटी है, रिमोट मीन्स दूर की संभावना, रिमोट मीन्स दूर की संभावना, तो दूर की संभावना हमें कुड से ही बतानी है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास यूजुअल का, आप हिंदी में भी मीनिंग लिख लें, आम तौर पर। जो सबके साथ होता है वो यूजुअल पॉसिबिलिटी होगी, और रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर, दूर की संभावना, तो वो हमेशा कुड से बताएंगे। जैसे everyone dash make mistakes। अब आप गैस करें इसमें क्या हो सकता है। और
देयर डैश बी a snake in this room. There dash be a snake in this room. अब देखिए ये दोनों क्या है, पॉसिबिलिटीज है, काम के होने की संभावना। तो संभावना को हम किस में बताएंगे, या तो कैन में बता देंगे या कुड में बता देंगे। तो अब आप देख लें, ये आमतौर की संभावना है, सबके साथ ऐसा होता है, गलती कर सकते हैं सभी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, कैन का यूज कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले केस में देयर कुड बी अ स्नेक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड। देखो स्नेक जो है नॉर्मली या यूजुअली रूम में नहीं मिलता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो दूर की संभावना है। तो जब भी हम दूर की संभावना के बारे में बताएंगे तो वो हमेशा बताएंगे हम कुड से। तो चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखें, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे कैन, एक तरफ लिखेंगे मे, और एक तरफ हमारे पास आ जाएगा माइट। कैन, मे एंड माइट, इन तीनों का यूज भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। जैसे कैन तो हमने देख लिया, जहाँ कहीं भी हमारे पास यूजुअल पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, अगर किसी काम के होने की संभावना 100% है तो वो हम कैन से बताते हैं। अगर किसी काम के होने की संभावना 80% यानी कि ज़्यादा है, पूरी नहीं है, तो वो हम मे से बताएंगे। और अगर किसी काम के होने की संभावना बहुत ही कम है, वो हम माइट से बताते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही डैश पास हिज एग्जामिनेशन because he has less knowledge of computer। अब हम अगर यहाँ सेंटेंस को देखें, वह पास हो सकता है, मतलब सबका मीनिंग क्या है, सकता है। वह पास हो सकता है बिकॉज ही हैज़ लेस नॉलेज। अब यहाँ पर क्या है, रीज़न दिया है हमारे पास, क्या है उसका, लेस नॉलेज है। लेस नॉलेज है तो पास होने की संभावना भी कितनी हो जाती है, 20%। तो यहाँ पर हम ना तो कैन लगाएंगे, ना मे लगाएंगे, ना ही किसी और वर्ड का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, माइट वर्ड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जितने भी कैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ही पढ़ेंगे एक ही क्लास में। नेक्स्ट देखें, एक वर्ड आपने याद रखना है, अगर कहीं पर कुड के साथ नॉट लगा हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर किया जाता है डिड नॉट के साथ। मतलब इसके साथ हमें क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखेंगे, जब भी हम अपना कोई काम किसी दूसरे की वजह से नहीं कर पाए, तो वहाँ उसको हम कुड नॉट से बताते हैं। और अगर हमने अपना काम अपनी मर्जी से नहीं किया है तो उसको हम डिड नॉट से बता देते हैं। जैसे आई कुड नॉट कम, जैसे मान लो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आई कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया या आ सका। तो जब हमारे पास यहाँ पर रीज़न दे दिया, बिकॉज क्या दिया है, रीज़न, तो रीज़न जब भी दे दिया है वो हमेशा क्या लगाएंगे, हम वहाँ पर कुड नॉट वर्ड का यूज़ करेंगे। और अगर रीज़न नहीं दिया है वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे आई डिड नॉट कम। अब रीज़न नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट, मैं नहीं गया। जब मेरी मर्जी थी तो जब हम अपनी मर्जी से काम करते हैं वहाँ पर उसको रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारे पास कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब हम किसी दूसरे की वजह से काम नहीं कर पाते हैं उसको हम कुड नॉट से ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल कुड से भी रिलेटेड है। अगर किसी सेंटेंस में हमें कुड के बाद हैव दिखे
तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो ऐसा जो सेंटेंस, मतलब हिंदी में भी हम देखेंगे इनको, जिन वाक्यों के अंत में ऐसे आता है, सकता था और सकती थी, वहाँ पर कुड हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे यू कुड हैव, अब यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। तो कुड हैव जब भी आए हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करें, है ना। जैसे शी कुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। अब यहाँ पर कुड हैव हमारे पास आ गया है और यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो कुड हैव भी याद रखेंगे, कैन कुड से रिलेटेड हमने मैक्सिमम जो एग्जाम से रिलेटेड, पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कर ली हैं। नेक्स्ट देखें अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉडल्स में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, विल, वुड, और एक और थर्ड फॉर्म आ जाएगी विल की ही, वुड। एग्जामिनर यहाँ वुड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि वुड का यूज 6 तरह से किया गया है। सबसे पहले तो हम विल देख लेते हैं। देखिए विल का मतलब क्या होता है, इच्छा, यानी कि डिज़ायर। आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा होगा, तो जब भी हम अपनी डिज़ायर, यानी कि जिस वाक्य के अंत में गागेगी आता है वहाँ पर हम विल लगा देते हैं, या जिसमें हम अपनी डिज़ायर बताते हैं, जैसे मैं जाऊँगा तो क्या लिख देंगे हम, आई विल गो। पुराने ग्रामर में शैल भी लगाते थे, लेकिन शैल का यूज़ अब नहीं होता है, सबके साथ विल लगाते हैं। शैल का यूज़ जनरल परमिशंस के लिए करते हैं, वो हम बाद में करेंगे। मैंने अपनी डिज़ायर बताई आई विल गो और यहाँ पर लिख दिया टुडे, मैं आज जाऊँगा। तो जो कंसेप्ट कैन कुड में देखा कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिचुएशंस में लगाते हैं या फ्यूचर सिचुएशंस में, यहाँ पर टुडे आ गया है तो क्या लगा हमारे पास, विल। लेकिन अगर यहीं पर अगर ऐसे कर दें और यहाँ लिखा हो येस्टरडे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हो येस्टरडे, अब येस्टरडे का मतलब क्या हो गया हमारे पास, पिछला कल, पास्ट। तो पास्ट सिचुएशन में कभी भी विल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड का। पास्ट सिचुएशंस में हमेशा वुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये बेसिक सा है। अब हम देखते हैं कि वुड का यूज़ और कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। एक तो प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन देख लिया। अब आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, इजी रूल्स हैं, नहीं याद होंगे तो आसान वे में उसको हम याद करेंगे। तो सबसे पहला रूल देखें आप, इसको याद करेंगे, इफ़, अगर किसी सेंटेंस में इफ़ आए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट टू प्लस, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है वुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखने में रूल बहुत लंबा लग रहा है लेकिन इतना कुछ इसमें है नहीं। अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ़ दिखे और हैड की थर्ड फॉर्म दिखे, अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ़ और हैड की थर्ड फॉर्म दिखे तो आगे जाकर के वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही याद करनी है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, इफ़ हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, वुड से रिलेटेड हम दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमने कैसे सेंटेंसेस को इसमें रखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी जो काम हुआ ही नहीं उनकी इंग्लिश इस सेंटेंस में बनती है और एग्जामिनर कई बार इनको पूछता है। अब हिंदी में भी हम इनको समझ लेते हैं, जैसे अगर मैं मेहनत करता तो मैं एग्जाम में पास हो जाता। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है, अगर मैं मेहनत करता इसका मतलब मैंने मेहनत नहीं की, तो मैं एग्जाम में पास हो जाता इसका मतलब मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो काम हुए ही नहीं उनकी इंग्लिश यहाँ बनती है। हम हिंदी में भी देख रहे हैं ताकि एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आए हम आसानी से कर सकें। तो अगर की इंग्लिश क्या आ गई हमारे पास, इफ़ आ गया, सब्जेक्ट है मैं तो हमने लिख दिया आई, इफ़ आई। उसके बाद देखें
रूल के अकॉर्डिंग क्या लग गया हमारे पास, हैड। इफ़ आई हैड, मेहनत करना होता है वर्क हार्ड, तो हमने वर्क की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगानी है वर्कड हार्ड। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट टू फिर से यहाँ पर क्या है, मैं, आई। रूल के अकॉर्डिंग वुड हैव है तो वुड हैव लिखेंगे, आई वुड हैव। अब वर्ब है पास होना, तो पास होने की इंग्लिश पास ही होती है, बस यहाँ पर क्या करेंगे हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आई वुड पास, आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। तो हुआ क्या, हमने बस यही याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ़ आता है तो हैड और थर्ड फॉर्म होगी, और जब इफ़ हैड थर्ड फॉर्म होगी तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, हो सकता है यहाँ थर्ड फॉर्म ना लिखा हो सकता है उसने वुड की जगह विल लिखा हो, विल हैव लिखा हो, शुड हैव लिखा हो, शैल हैव लिखा हो, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगाई। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ कि अब डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिखेंगे, इफ शी हैड टोल्ड अ लाई, आई will have scolded her। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए बी, मतलब ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या नो एरर डी। ठीक है, नो एरर डी। तो देखें इसमें क्या होगा, रूल भी देखते चलेंगे। इसका हिंदी में मीनिंग है, अगर उसने झूठ बोला होता, इफ ही शी हैड टोल्ड अ लाई, आई वुड हैव स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड का मतलब है डांटना, तो मैं उसे डांटता। देखिए रूल के अकॉर्डिंग इफ आ गया है, हैड आ गया, आया है, थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। इफ शी हैड टोल्ड अ लाई, थर्ड फॉर्म आ गई, आगे जा करके वुड हैव, लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, विल। बाकी ठीक है, हैव भी है, स्कॉल्डेड भी है, तो हमारे पास एरर कौन से वाले पार्ट में हो रहा है, सी पार्ट में हो रहा है। ठीक है, सी पार्ट में हो रहा है। जैसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी देखते हैं। आप बनाने की कोशिश करेंगे इसकी इंग्लिश। अगर मेरे पास छाता होता तो मैं नहीं भीगता। एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश में आया था, लेकिन हम इसको हिंदी में भी करेंगे। अब देखें इसकी इंग्लिश कैसे होगी। अगर मेरे पास छाता होता, इसका मतलब मेरे पास छाता नहीं था, मैं नहीं भीगता, इसका मतलब भीग गया। अगर की इंग्लिश हमारे पास क्या आ गई, इफ। मेरे पास आए, इफ मेरे पास है ना, सब्जेक्ट टू आ गया आए। अब रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड। इफ आई हैड। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या होती है, वर्ब इसमें होना है ना, मेरे पास होना। तो एक हमारे पास यही फिर से वर्ब देख लें, हैज़ या हैव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड, इसी की थर्ड फॉर्म भी हैड। जैसे मेरे पास पेन है तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन था तो क्या लिखूंगा, आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ब है, ये वर्ब है, लेकिन अब इसमें क्या है, मेरे पास छाता होता। एक हैड तो रूल के अकॉर्डिंग आया है, और एक हमें एज अ वर्ब यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इफ आई हैड हैड एन अम्ब्रेला। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, वहाँ पर ये वाला हैड उन्होंने नहीं लगाया था। इफ आई हैड हैड एन अम्ब्रेला, मैं नहीं भीगता। सब्जेक्ट टू यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है, आई। अब नहीं भीगता, नहीं इसमें लगाना पड़ेगा हमें वुड नॉट हैव। यहाँ तक करेक्ट है, वुड हैव आ गया हमारे पास, नहीं भीगता है तो नहीं आ गया। भीगने की इंग्लिश होती है गेट वेट, तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा गॉट वेट। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा गॉट वेट। अब इसी को एग्जामिनर ने पूछा था, बस ऐसे किया था उसने, ए बी सी और नो एरर डी, बस वहाँ पर ये वाला हैड उसने नहीं लगाया था। तो एक हैड तो रूल के अकॉर्डिंग है, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हमें लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे।
उसके बाद अब और देखें, अब मैं आपसे ही एक सेंटेंस पूछूंगा, उसका आप कमेंट करके बता देना। अगर वह या विराट कोहली क्रिकेटर नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? अगर विराट कोहली क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता है, इसकी आप इंग्लिश बना करके सेंड करेंगे, है ना। अगर वह क्रिकेटर नहीं होता इसका मतलब वो क्रिकेटर है, तो वह क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया है, इसी में इसकी इंग्लिश बनेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल, एक हमने तो देख लिया वुड से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा रूल भी देख लेते हैं वुड से रिलेटेड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही लिख देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कैमरा। देखिए नेक्स्ट रूल आपने क्या याद रखना है, इफ प्लस सब्जेक्ट वन। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे वर, और वर कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल है हमारे पास वुड से रिलेटेड। उसके बाद सब्जेक्ट टू प्लस वुड। अब देखिए यहाँ पर वुड आ रहा है, उसके बाद यूज करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल में हमें क्या याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ दिखे और आगे वर या सेकंड फॉर्म हो, तो आगे जाकर के वुड और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। इस रूल में कैसे सेंटेंसेस को रखा जाता है, जो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही पॉसिबल है, हाइपोथेटिकली पॉसिबल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ काश या यदि मैं पक्षी होता या होती तो मैं उड़ती। अब देखो ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, काश मैं पक्षी होता या होती नहीं है पॉसिबल रियलिटी में, तो उसकी इंग्लिश कहाँ बनेगी, इस रूल में बनेगी। काश के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, इफ, सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई। अब आई के साथ वैसे वॉज लगाते हैं, आई वॉज इल, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, वर, सेकंड फॉर्म है। होने की इंग्लिश क्या होती है, होना, होना होता है बी, बी का मतलब होता है होना, सेकंड फॉर्म होती है इसकी बी वॉज या वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी वॉज बीन। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड, आई, नेक्स्ट आ गया हमारे पास आई वुड, रूल के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया हमने, वुड, और फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये हमें क्लियर हो चुका है। एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर ने पूरा सेंटेंस ठीक लिखा और नो एरर लिख दिया। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप बोलोगे कि आई के साथ तो वॉज आता है, लेकिन इस रूल में वॉज नहीं आएगा, इसमें वर ही आएगा। जैसे इफ आई वर यू आई वुड ईटन पॉइजन। ऐसे कर देते हैं इसको, ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर, सी पार्ट में एरर और नो एरर डी। अब इसका हिंदी में क्या मीनिंग हो रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जहर खा लेता या खा लेती। ये भी पॉसिबल नहीं है ना, मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रूल तो ठीक है, इफ आ गया, आई आ गया, वर आ गया, इफ आई वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट टू आ गया हमारे पास आई, रूल के अकॉर्डिंग वुड लगा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या लगा दी है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंपल ईट, आई वुड ईट पॉइजन। तो एग्जामिनर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वुड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वुड हैव, ये जो ऊपर वाला रूल है, और इस रूल के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से में ना छूटे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी।